गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले तो आज 14 जून है, ब्लड डोनर डे है। जिन्होंने भी आज रक्तदान किया है तो आज सभी को बधाई कि उनकी वजह से एक नया जीवन बचने जा रहा है। नए जीवन को आशा की किरण मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बायोलॉजी बाय राशि गार्गी। आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्रॉप फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम डेफिनेशन बताएंगे, इम्पोर्टेंस बताएंगे, प्लस हम बताएंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या महत्व है क्रॉप फिजियोलॉजी का, कृषि कार्यकी का। सबसे पहले यहाँ देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। ये एक ऐसी शाखा है, बॉटनी की शाखा है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ जो हैं, डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ हैं प्लांट्स के अंदर होने वाली, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स हैं, ये याद रखना है आपने। पादप कार्यकी के जो जनक हैं वह स्टीफन हेल्स हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देख लें। एग्रीकल्चर बॉटनी की अकॉर्डिंग बात करें तो एग्रीकल्चर बॉटनी की ये वो शाखा है जिसमें हम क्रॉप प्लांट्स हैं, जो फसली पादप हैं जिनको हम कृषि कर सकते हैं, ऐसे पादपों की वाइटल एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। जिसको भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकता है। कोई भी डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द डाउट क्लासेस। वाइटल एक्टिविटीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे क्रियाएं जो हैं प्लांट में हो रही हैं, तो उनको हम 4 अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं वो देखिए। फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम बात कर रहे हैं कि ये हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे भी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो देखने पर हमें पता चले कि पादप के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। केमिकल जो रासायनिक क्रियाएं हैं उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। फिर भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं जो हैं उनमें कोई परिवर्तन है तो, या फिर कोई अन्य क्रियाएं हैं जो पादप द्वारा की जा रही हैं जिनमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़, ये डिटेल में है हमारे ये टॉपिक। जितने भी ये नाम पढ़े जा रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पर, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको नाम से परिचय करवाना है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, कमिंग लेक्चर्स, उसमें ये टॉपिक डिटेल में पढ़े जाएंगे। डिफ्यूजन है या ट्रांसपिरेशन है, ऑस्मोसिस है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम आपको परिचय करवा रहे हैं आपके सब्जेक्ट से। फर्स्ट देखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप ऐसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि आपने कमरे में या आप कहीं बाहर गैदरिंग में गए हुए हैं, तो वहाँ पे किसी ने डीओ लगाया हुआ है और आपको अचानक से अजीब सा महसूस हुआ कि कोई अजीब सी खुशबू है और आपको आकर्षण महसूस हो रहा है। ठीक है, कमरे में भी कहीं एक जगह अगरबत्ती कहीं लगाई है, घर में कोई धूप बत्ती किसी ने की है, तो पता चलता है कि हाँ किसी ने पूजा पाठ किया है। तो वो जो धूप बत्ती लगा रहे हैं या किसी ने डीओ लगाया है, तो वो क्या है, डीओ जब लगाते हैं तो उसके जो फ्यूम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस पर्सन के जो है बॉडी पे रहते हैं। बॉडी से वो जब डिफ्यूज होते हैं, दूसरी दिशा में जाते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपिरेशन है, जिसको वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं, जब पत्तियों से पानी का ह्रास होता है भाप के रूप में। ठीक है, पादपों में होगा, पत्तियां हैं तो पर्ण है तो पादपों में होगा। ऑस्मोसिस, ये भी आपको उसी में मिलेगा, पादपों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अर्धपारगम में झिल्ली आ जाती है। जल अवशोषण, खनिज अवशोषण, एसेंट ऑफ सैप, फूड ट्रांसपोर्टेशन, जो खाद्य पदार्थ है उसका परिवहन जो होगा उसकी बात करेंगे यहाँ पर। केमिकल एक्टिविटीज़ देखिए, ऐसी एक्टिविटीज़ रासायनिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं।
प्रकाश संश्लेषण है श्वसन, डाइजेशन, एंजाइम सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट। भौतिक रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अदर एक्टिविटीज़ में और जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें हम बात कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान जो हो रहा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं जल का आदान प्रदान, गैस वाटर एक्सचेंज। हिस्ट्री क्या है? हाँ जी, तो हम रासायनिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एंजाइम सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट। नेक्स्ट देखें, भौतिक रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि और विकास की बात करेंगे। वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट। अदर एक्टिविटीज जो और कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? गैसेस एक्सचेंज है और वाटर एक्सचेंज है। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है तो उसके बारे में हम बात कर लें कि वैन हेलमोंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पादप के अंदर भी वजन बढ़ता है। उन्होंने क्या बताया कि पादप का जो वजन है वो कैसे बढ़ रहा है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? तो उन्होंने कहा मृदा व पानी। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। He first told about the increase in the weight of plants. According to him, the weight of plants increases due to soil and water. Next is Stephen Hale. Stephen Hale क्या है? He was the first to state that the loss of water in plants is through vapor. इन्होंने सबसे पहले, तभी तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी कह रहे हैं। He was first to state that the loss of water in plants is through vapor. इन्होंने सबसे पहले बताया था वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि पानी का जो ह्रास है वो भाप के रूप में हो रहा है पादपों में से। यानी कि वो जब बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जलते लगते हैं तो उस समय जो उनके अंदर उपस्थित पानी है वो भाप की तरह बनकर उड़ने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्ले, जिन्होंने बताया पहले कि डिस्कवर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स। इन्होंने बताया कि पादप और वातावरण के बीच में गैसेस का आदान प्रदान होता है। तीन साइंटिस्ट, तीनों के बारे में फिर से याद कर लें। वैन हेलमोंट सबसे पहले जिन्होंने बताया कि पादप का वजन बढ़ता है, जैसे हमारा बढ़ता है वैसे तो पादपों का बढ़ता है। अब पादप खाएंगे का क्या? पादप खाते कहाँ से? वो मृदा और पानी की वजह से उनका वजन बढ़ सकता है, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। ठीक है, स्टीफन हील्स हैं तो वो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने पानी को पौधों में से बाहर निकलते हुए देखा, किस अवस्था में? भाप की अवस्था में, भाप बनकर बाहर निकल रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्ले, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि वातावरण और पादपों के बीच में गैसेस का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखें, इम्पॉर्टेंस क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए? इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखें। अवेलेबल एनवायरनमेंट, प्राप्त वातावरण या प्राप्त अवस्थाएं कौन कौन सी हैं या स्थितियां कौन कौन सी हैं उस पादप के पास। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स ग्रो व्हेन गेट अस फेवरेबल एनवायरनमेंट। जब पादप को उसके अनुकूल वातावरण मिलता है तब हम पादप को और अच्छे से उसकी वृद्धि को भी समझ सकते हैं, पादप को और उसके साथ साथ उसकी वृद्धि को समझ सकते हैं। सो हायर प्लांट ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन यील्ड। जितनी ज़्यादा पादप में वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा उसमें उपज भी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के बारे में क्या बता रहे हैं? एक्सेस वाटर फिलिंग इन द सॉयल। मृदा में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का भर जाना, पानी जल भराव जो अवस्था है उसको बात कर रहे हैं, जल भराव की अवस्था। द रूट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड मिनरल्स। ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से क्या होगा? मृदा में जो पादप की जड़ें हैं, जो मूल हैं, वहाँ पर उपयुक्त मात्रा में वायु व खनिज नहीं पहुँचेंगे, जिसकी वजह से पादपों को हानि होगी और उपज भी कम हो जाएगी। ठीक है,
उपज कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमने तो उपज ज्यादा चाहिए। तो हम इस समस्या से निदान पाने के लिए क्या करते हैं, हम जो अतिरिक्त पानी है उसको किसी तरह से वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग छोटी छोटी नालियां बनाते हैं जिससे कि वो पानी बाहर निकल जाए। नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। उर्वरक की जरूरत कितनी है वहां पर वो देखें। मोस्टली जो यूज किए जाते हैं टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर ऑफ क्रॉप। हर फसल के लिए एक निश्चित जो है फर्टिलाइजर क्रॉप के लिए उसकी पहचान करनी जरूरी है। सो टाइप ऑफ मिनरल रिक्वायर्ड बाय विच टाइप ऑफ प्लांट, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से फसल को किस तरह का खनिज की आपूर्ति की जरूरत है, तभी उस हिसाब से हम उसको उर्वरक दे सकते हैं। नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करें कि सामान्य लक्षण क्या क्या हैं जो एक पादप दिखा सकता है। जो भी पादप के जो लक्षण होते हैं वो उसके सामान्य कार्य की या हम कह सकते हैं क्रियाओं की वजह से हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, रोग के लिए प्रतिरोधिता, एबिलिटी टू टॉलरेट नॉर्मल कंडीशंस, ऐसी क्षमता जिससे कि वह एबनॉर्मल कंडीशंस को टॉलरेट कर सके, अनुपयुक्त परिस्थितियों को सहन कर सके, ग्राही बन सके उसके लिए। प्राइमरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्राथमिक उत्पादन क्षमता कितनी है पादप के अंदर, ठीक है। फ्रूट और सीड फॉर्मेशन, फल और बीज का निर्माण। डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड फ्रूट ट्रेट्स, जो वांछित फल के लक्षण हैं उनका विकास। अर्ली मैचुरेशन, शीघ्र परिपक्वन। नेक्स्ट देखें न्यू प्लांट टाइप। न्यू प्लांट टाइप, पहले एक मिनट दोबारा पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं कि नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या हैं, क्योंकि ये जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। कुछ जो सामान्य लक्षण होते हैं पादप के वो एक तरीके से उस पादप की जो कार्य की क्रियाएं हैं उसका वो प्रभाव दिखा रहे हैं। अगर वो स्वस्थ पादप है और उसमें कार्य की गतिविधियां सही से चल रही हैं तो वो सामान्य लक्षण ये प्रदर्शित करेगा ही करेगा। क्या है, सबसे पहले रोगरोधिता, दूसरा क्षमता कि वो अनुपयुक्त परिस्थितियों में ग्राही बन सके, प्राथमिक उत्पादन क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए, फल व बीज का निर्माण वो अच्छे से कर सके, फिर वांछित फल लक्षण का विकास अच्छे से हो सके, जो हमें फल के अंदर उसमें लक्षण चाहिए, शीघ्र परिपक्वन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यू प्लांट टाइप किसे कह रहे हैं। हाई कैपेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसा पादप जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अधिक हो, अधिक क्षमता से कर सके वो। वेरी लो रेस्पिरेटरी रेट, उसका जो श्वसन दर है वो बहुत कम होना चाहिए। स्टोरिंग फूड इन द फ्रूट, फल के अंदर जो है वो फूड स्टोर होना चाहिए उसका। और सीड, साथ ही साथ बीज के अंदर, बजाय की पत्तियां और टहनियों के अंदर हो, वो संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए हार्डनेस की बात कर रहे हैं। हार्डनेस सख्त जो होता है वो होना चाहिए, थोड़ा सा रोगरोधिता होनी चाहिए और फास्ट ग्रोथ रेट, जल्दी उसकी वृद्धि दर होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी वो वृद्धि करे। नेक्स्ट देखिए सेल फिजियोलॉजी। एक पूरा पादप है एक एकल कोशिका से विकसित हो सकता है, कैसे, आधुनिक तकनीक द्वारा। इसको सेल फिजियोलॉजी कह रहे हैं। एक एकल कोशिका से संपूर्ण पादप का विकास करना किसके द्वारा, विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, आधुनिक तकनीकों द्वारा एकल कोशिका का संपूर्ण पादप में विकास करना कोशिका कार्य की कहलाता है।
इन ऑर्डर टू मेक प्लांट्स मोर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, ज़्यादा मानवों के लिए उपयोगी बनाने के लिए पादपों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर बेसिक चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? हम उसकी हाइट बदल रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, उसका साइज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ताकि वो सूर्य के किरणों की तरफ उसकी जो पत्तियों का व्यवस्था है, उस पत्तियों की व्यवस्था या किस प्रकार है कि पत्तियों पे जो सूरज की किरणें हैं सीधी पड़ रही हैं या तिरछी पड़ रही हैं। ब्रीडिंग टाइम क्या है, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस क्या है, पोषक तत्वों की निर्भरता, वो किसके ऊपर ज्यादा निर्भर है, वो पादप। ट्री ब्रीडिंग प्रोग्राम देखें, ये ज्यादातर बड़े बड़े पेड़ों में किया जाता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी जो पेड़ों के अंदर है बहुत लंबे समय के बाद आती है, 10 से 15 साल लग जाते हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर हम चेंज कर दें, उनकी कार्य की जो संरचनाएं हैं उनको बदल दें, तो हो सकता है 2 से 4 सालों में वो उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है लैंगिक परिपक्वंस काल आ जाए। सी फार्मिंग की बात करें, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो है मेन इंडस्ट्री है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि सी एल्गी है एक, उसको हम फेवरेबल चेंजेस करके, कुछ अनुकूलित परिवर्तन करके उसके स्वभाव में, ग्रोथ पैटर्न में हम उसका कल्चर कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो है उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स के। पॉल्यूशन, जब भी प्रदूषण ज्यादा होगा तो क्या होगा, पादप की कार्यकी को प्रभावित करेगा। पादप कार्यकी को समझने के कारण हम अपने आसपास के जो वातावरण है उसको प्रदूषण मुक्त रखने की कोशिश कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आसपास के जो वातावरण है सिटीज का, शहरों का, उनको साफ रखेंगे, लैंड इरोजन नहीं होने देंगे, मृदा अपवर्धन नहीं होने देंगे, कहीं पर भी कोशिश करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी संदूषित करने वाले जो पदार्थ हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उनको पानी में ना जाने दें, ताकि पानी तो पौधों को मिलेगा ना, तभी तो वो मृदा में खनिज लेंगे। जब पानी ही स्वच्छ नहीं है तो खनिज कहाँ से उसमें घुलेंगे। पानी में घुलने के लिए, उसमें पानी के अंदर घुलने की अवस्था तक आने के लिए उन लवणों को सबसे पहले तो जल को शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध जल का आपको आगे हम पढ़ेंगे, जो जल विभव है वो शुद्ध जल का हमेशा 0 रहता है। जैसे जैसे हम उसमें कुछ पदार्थ और ऐड करते जाते हैं तो वो माइनस की तरफ जाता जाता है। तो जब ऑलरेडी प्रदूषित जल है, संदूषित जल है, तो उसका तो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया हुआ है, तो उसको पौधों को दोगे तो वो पौधे लेंगे ही नहीं। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। पादप एक ऐसे मुख्य स्रोत हैं जिससे कि वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, साफ रखा जा सकता है। पादप जो है वो रिड्यूस करते हैं प्रदूषण, कहाँ कहाँ का, एक तो लैंड का, अपने जमीन का, और ओशंस का, समुद्रों का। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है पादप का इस्तेमाल करते हुए हम मृदा में जैविक नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उपज भी बढ़ सकती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम पहले ऑक्सिन और इथाइलिन की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक तौर पे जिस स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑक्सिन जो है रूट डेवलपमेंट, मूल का विकास करने के लिए और पार्थिनोकार्पी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इथाइलिन, पार्थिनोकार्पी वो विधि है जिसमें हम अंडक को बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित कर लेते हैं। इथाइलिन जो है यूज टू राइपन फ्रूट्स एज डिजायर्ड, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिब्रेलिन्स जो है वो पार्थिनोकार्पी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और 2,4-D का उपयोग जो है वीडिसाइड की तरह किया जा रहा है।
तो आपसे अंत में एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, वीडियोस को शेयर मैक्सिमम करें। थैंक यू। ये कुछ बुक्स हैं अगर आप लेना चाहें फिजियोलॉजी की। ठीक है, ऑल द बेस्ट।